गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइलाइट्स बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ हाइड्राइड। तो हमने उसमें देखा कि कैसे बॉइलिंग पॉइंट में थोड़ा बहुत वेरिएशंस आते हैं, कैसे अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट फॉस्फीन और अरसाइन से लार्ज होता है, ज़्यादा होता है, और कैसे हम टॉप टू बॉटम जब चलते हैं तो एंटीमनी और बिस्मुथ में फिर ये हाई हो जाता है। इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद थोड़ा सा हमने उसके हाइड्राइड के बारे में भी देखा कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या नेचर होता है, हाइड्रोजन किस तरीके का कंपाउंड है, क्या है, इसका यूज़ है, ये हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा। अब आज पढ़ेंगे हम रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन कि जो नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली हैलोजन के साथ कैसे बिहेव करती है या इसकी जो रिएक्शंस है वो कैसे होते हैं। जनरली जो नाइट्रोजन फैमिली है, नाइट्रोजन फैमिली हैलोजन के साथ दो तरह के हैलाइड बनाती है। दे फॉर्म टू टाइप्स ऑफ हैलाइड। अब वो कौन कौन से हैं? दे आर फर्स्ट ट्राइहैलाइड एंड सेकंड इज पेंटाहैलाइड। ठीक है। अब जनरली ट्राइहैलाइड कैसे फॉर्म होते हैं? सबसे पहले हम देख रहे हैं ट्राइहैलाइड। ट्राइहैलाइड जो फॉर्म होते हैं वो कैसे होते हैं? ट्राइहैलाइड या पेंटाहैलाइड डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है हैलोजन फैमिली का हैलोजन के साथ। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होता है नाइट्रोजन फैमिली का हैलोजन के साथ, सॉरी नॉट हैलोजन टू हैलोजन, सॉरी। तो जब नाइट्रोजन फैमिली किसी हैलोजन फैमिली के किसी मेंबर के साथ रिएक्ट होती है तो ये डायरेक्टली कंबाइन होती है। यहाँ पे हमें कुछ एक्सटर्नल हीट या उससे कुछ कैटलिस्ट देने की जरूरत नहीं होती, ये डायरेक्ट कंबाइन हो जाते हैं। यानी ये क्या है, एक दूसरे के साथ इजीली रिएक्ट हो जाते हैं। तो इजीली रिएक्ट होकर क्या बनाते हैं? ट्राइहैलाइड और पेंटाहैलाइड फॉर्म करते हैं। तो पहले हम ट्राइहैलाइड देखें। अब जैसे हम देखें नाइट्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट होती? डाई, यानी डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट होती N2 प्लस Cl2 हैलोजन ग्रुप। तो क्या दे रहा है आपको? N2 प्लस Cl2 टू गिव्स, ये दे रहा आपको NCl3। सेम एज फास्फोरस किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है? P4 प्लस Cl2 टू गिव्स PCl3। अब मैं फिलहाल इन दोनों को ही ले रहा हूं, ठीक है बच्चों। अब इनसे हम समझते हैं कि क्या है। देखो, ट्राइहैलाइड कब फॉर्म होते हैं? ट्राइहैलाइड उस कंडीशन में फॉर्म होते हैं जब हम हैलोजन की एक लिमिटेड सप्लाई रखते हैं, लिमिटेड सप्लाई ऑफ हैलोजन। तो अगर नाइट्रोजन के साथ या फॉस्फोरस के साथ जैसे हमने क्लोरीन ली, क्लोरीन अगर लिमिटेड सप्लाई में रिएक्ट हो तो लिमिटेड सप्लाई में जब ये रिएक्ट होते हैं तो तब हमें क्या मिलते हैं? ट्राइहैलाइड। क्या मिलते हैं तब हमें? ट्राइहैलाइड। और अगर एक्सेस अमाउंट में हो, यानी ये आपकी लेसर अमाउंट होगी, और अगर एक्सेस अमाउंट हो तो एक्सेस अमाउंट में हमें क्या मिलते हैं? पेंटाहैलाइड मिलते हैं। तो अगर हैलोजन लेसर अमाउंट में रिएक्ट हो रहा है तो हमें मिलेगा ट्राइहैलाइड, एक्सेस अमाउंट में तो हमें मिलेगा पेंटाहैलाइड। ठीक, ये चीजें सब हैलोजन फैमिली के जितने भी मेंबर हैं सबके साथ सेम चीज ये बनाएंगे। अगर हम आर्सेनिक का बनाएंगे तो यहाँ पे AsCl3 हो जाएगा, SbCl3 एंड BiCl3, ये हमें कंपाउंड यहाँ पे मिल जाएंगे और ये कंपाउंड में इजीली मिल जाएंगे क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। ये तो ठीक है, लेकिन अब अगर हम इसकी स्टेबिलिटी देखें
कौन कंपाउंड यहाँ पे स्टेबल हो रहा, जो हाइड्रोजन कंपाउंड है नाइट्रोजन फैमिली का, वो कौन स्टेबल हो रहा। यहाँ पे हम ट्राई हैलाइड में देखेंगे, तो ट्राई हैलाइड में NCl3, NBr3 एंड Ni3, ये अनस्टेबल कंपाउंड है, दे आर अनस्टेबल। क्या है? अनस्टेबल। क्यों है अनस्टेबल? जबकि अगर हम PCl3 देखें या ACl3 देखें या SbCl3 देखें या BiS3 देखें या Br के या I के कंपाउंड देखें, ब्रोमाइन या आयोडीन के हम कंपाउंड देखें, तो ये कंपाउंड क्या स्टेबल है, एग्जिस्ट करते हैं। नाइट्रोजन के कंपाउंड में केवल NF3, जो NF3 है यही स्टेबल है और एग्जिस्ट भी करता है, स्टेबल भी है और एग्जिस्ट भी करेगा। ये गैसेस स्टेबल रहेंगे, एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अनस्टेबल है, एग्जिस्ट नहीं करते। क्यों एग्जिस्ट नहीं करते? क्या रीजन है इसका? तो इसका रीजन ये है कि नाइट्रोजन का जो साइज होता है वो बहुत स्मॉल होता है और ये जो हाइड्रोजन ग्रुप के ये जो एलिमेंट्स हैं ये क्या होते हैं, साइज में लार्ज होते हैं। तो नाइट्रोजन का जो एटम है ये इनको होल्ड नहीं कर पाता, इनके एटम को या इनके इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन का जो न्यूक्लियस है या नाइट्रोजन का जो सेल है वो इनको होल्ड नहीं कर पाती। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होने के कारण ये जो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन है इनका साइज क्या लार्ज है। तो लार्ज साइज, हाइड्रोजन के लार्ज साइज के कारण नाइट्रोजन इनको होल्ड नहीं कर पाता, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के एटम को वो होल्ड नहीं कर पाता। नाइट्रोजन क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज स्मॉल है, तो स्मॉल साइज होने के कारण ये इनको होल्ड नहीं कर पाता, जिस कारण से ये स्टेबल नहीं हो पाते। यानी रिएक्ट होते हैं, कंपाउंड फॉर्मेशन होती है लेकिन एग्जिस्टेंस नहीं होती, प्रॉपर एग्जिस्टेंस इनकी नहीं होती। रिएक्ट हो जाएंगे, कंपाउंड बना देंगे, लेकिन क्या होंगे, उसी टाइम ये ब्रेक हो जाएंगे। और ब्रेक क्यों होते? ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ हाइड्रोजन एंड स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होता है इसलिए ये एग्जिस्ट नहीं करते। NCl3, NBr3 एंड Ni3, ये तीनों कंपाउंड क्या होते हैं, नाइट्रोजन के अनस्टेबल होते हैं। बाकी जो अदर हैलाइड है जैसे PCl3 हो गया आपका, AsCl3 हो गया, SbCl3 हो गया या BiCl3 हो गया, ये आपके एग्जिस्ट करते हैं। ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड क्या करेंगे, प्रॉपर एग्जिस्टेंस इनकी होती है। ठीक है, तो इसलिए ये जो कंपाउंड है ये कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल होते हैं, और नाइट्रोजन के ये कंपाउंड अनस्टेबल होते हैं ड्यू टू स्मॉल साइज। तो ये तो इसकी एग्जिस्टेंस होगी। अब एक चीज और आती है, जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं तो टॉप टू बॉटम चलने पे क्या होता है कि जो ट्राई हैलाइड जनरली जो बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं वो किस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, अगर हम देखें सपोज हम चले NCl3, देन PCl3, देन AsCl3, देन SbCl3 एंड लास्ट आ गया आपका BiCl3। अब देखो हम टॉप टू बॉटम चलते हैं। टॉप टू बॉटम चलने पे क्या होता है कि जो कोवैलेंट नेचर है, बॉन्डिंग नेचर, कोवैलेंट नेचर क्या होता है, डिक्रीज होता है, और आयनिक नेचर इसका इंक्रीज होता है। तो जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, टॉप टू बॉटम चलने पे जो ट्राई हैलाइड का कोवैलेंट नेचर होता है वो डिक्रीज होता है और आयनिक नेचर इंक्रीज होता है। तो डाउन द ग्रुप ट्राइवैलेंट क्या होता है,
जो कोवैलेंट नेचर है वो डिक्रीज होता है, कोवैलेंट नेचर decreases and ionic nature increases। क्यों होता है ऐसा? डाउन द ग्रुप हम चल रहे हैं तो डाउन द ग्रुप चलने पे आपका कोवैलेंट कैरेक्टर जो है वो डिक्रीज हो रहा है और आयनिक कैरेक्टर आपका इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? ये क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। तो क्यों होता है ऐसा? ऐसा इसलिए होता है अकॉर्डिंग टू फैजन्स रूल। यहाँ पे हम फैजन रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो फैजन रूल क्या कहता है? फैजन रूल ये कहता है कि जितना स्मॉल कैटायन का साइज होगा, स्मॉल ऑफ कैटायन यानी कैटायन का जो साइज हो जितना स्मॉल होगा वो उतना ही ज्यादा क्या करेगा? एनायन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है ना? यानी जितना स्मॉल साइज होगा कैटायन का वो उतना ही लार्ज एनायन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा उसे। और जब ऐसा होता है तो ये प्रीडोमिनेंट हो गया, प्रीडोमिनेंट कैरेक्टर हो गया। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो वहां भी क्या होता है कि वहां पे जब कैटायन और एनायन यानी स्मॉल कैटायन जब लार्ज एनायन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है तो वहां पे क्या है? आयनिक कैरेक्टर आ जाते हैं। ठीक है, वहां पे क्या डेवलप होता है? आयनिक कैरेक्टर डेवलप हो जाता है। तो इसलिए जैसे जैसे टॉप टू बॉटम चलते हैं तो टॉप टू बॉटम चलने पे क्या होता है? एनायन का साइज लार्ज होना शुरू हो जाता है। टॉप टू बॉटम चलेगा तो साइज लार्ज होगा और कैटायन क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। तो स्मॉल कैटायन क्या करेगा? लार्ज अमाउंट में एनायन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण वहां पे दो पोल डेवलप हो जाते हैं वहां पे, यानी पोलर नेचर आ जाता है। टू पोल डेवलप हो जाएंगे। एक क्या होगा? पॉजिटिव पोल हो जाएगा आपका और एक पोल आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव पोल किसका होगा? आपका पॉजिटिव पोल कैटायन का होगा और नेगेटिव पोल किसका होगा? आपका एनायन। तो पॉजिटिव और नेगेटिव पोल बनने के कारण जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में चलते हैं तो जो आयनिक कैरेक्टर है, आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और जो कोवैलेंट कैरेक्टर है, कोवैलेंट कैरेक्टर क्या होता जाता है? डिक्रीज होता जाता है। इसका मतलब ये हो गया आपका कि जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या हो जाएगा? प्रीडोमिनेंट क्या हो जाएगा? वो जो आपका बॉन्ड बनेगा वो कोवैलेंट हो जाएगा, प्रीडोमिनेंटली कोवैलेंट उसका नेचर हो जाएगा। जो बॉन्ड फॉर्म होगा वो प्रीडोमिनेंटली किस तरह का होगा? कोवैलेंट नेचर का होगा, यानी उसमें क्या होंगे? पार्शियल आयनिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएंगे। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि कैटायन का साइज जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं कैटायन का साइज स्मॉल होता है, एनायन का साइज लार्ज हो जाता है। तो स्मॉल कैटायन अकॉर्डिंग टू फैजन्स रूल, स्मॉल कैटायन जो स्मॉल कैटायन क्लाउड है वो लार्ज एनायन क्लाउड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इस कारण यहाँ पे पोल डेवलप हो जाते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यानी कैटायन और एनायन। और जो इस बॉन्ड का नेचर होता है वो क्या हो जाता है? आयनिक नेचर का हो जाता है। तो इसलिए जब हम ट्राई हैलाइड में टॉप टू बॉटम चलते हैं, ट्राई हैलाइड में टॉप टू बॉटम चलेंगे तो टॉप टू बॉटम चलने पे आपका जो कोवैलेंट कैरेक्टर है वो डिक्रीज होगा और आयनिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। ठीक, एक चीज तो ये आती है। दूसरी चीज ये आती है इसमें कि जो कोवैलेंट बॉन्ड जब यहाँ पे बनता है तो यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। कौन सी होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में यहाँ पे जैसे हम NCl3 ले रहे हैं तो ये आपका NCl3 PCl3 ले लो, एक ही बात है। तो यहाँ पे उसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाए P सिंगल बॉन्ड Cl Cl एंड देन Cl, ये आ गया आपका लोन पेयर। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये हमें जनरली पता है कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन स्टार्ट हो सेल में, 3 की शेयरिंग हो गई क्लोरीन के साथ, ये लोन पेयर आपका बच गया। लोन पेयर क्या करता है, इसके ज्योमेट्री को डिस्टॉर्ट कर देता है, यानी बॉन्ड एंगल इसका श्रिंक कर देता है। और क्यों श्रिंक करता है, ड्यू टू लोन पेयर। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का जो अट्रैक्शन होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, तो ये क्या कर देता है, बॉन्ड एंगल को श्रिंक कर देता है। कि इसके बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में कल या परसों के वीडियो में हमने इसमें पढ़ा था कि यहाँ पे जो PCl3 का बॉन्ड एंगल होता है वो 93 डिग्री के आसपास हो जाता है, 93.6। तो ये किस लिए होता है, ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्शन के कारण होता है। तो यहाँ पे ये जो लोन पेयर है, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन ये अपने लोन पेयर को डोनेट जरूर कर देता है। तो डोनेट कर देता है तो ये क्या हो जाता है, लुईस बेस हो जाता है। क्या हो जाता है, लुईस बेस। अब देखो, लुईस बेस का मतलब ये हो गया कि अपना लोन पेयर डोनेशन, लेकिन ये कैरेक्टर भी क्या होता है, नीचे अगर आप ग्रुप पे जाएंगे वहां डिक्रीज होता है। अगर आप एंटीमनी को देखें तो एंटीमनी एज ए लुईस एसिड भी बिहेव करता है। तो नाइट्रोजन को छोड़ के, नाइट्रोजन कंपाउंड को छोड़ के जनरली जो और कंपाउंड है, यानी जो नाइट्रोजन के हैलाइड है उनको छोड़ के जो अदर हैलाइड है वो एज ए लुईस एसिड भी एक्ट करते हैं, एज ए लुईस एसिड, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। यहाँ पे तो डोनेशन हो रहा है, लुईस बेस हो रहा, लेकिन इन्हीं में जो ट्राई हैलाइड है, जब हम टॉप टू बॉटम चलते हैं, जैसे एंटीमनी या बिस्मथ में अगर हम चले तो एंटीमनी या आर्सेनिक या बिस्मथ क्या करते हैं, ये एज ए लुईस एसिड भी बिहेव करते हैं, यानी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करते हैं। अब देखो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें, ये आपका SbF3, ठीक है, ये हो गया आपका एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड। ये एंटीमनी ट्राइफ्लोराइड क्या करता है, ये एक लुईस बेस दे देता है क्लोरीन F- और क्या बना लेता है, SbF5 बना लेता है, SbF5, ठीक है। तो ये आपका क्या है, इसको ट्वाइस कर दो, ये आपका लुईस बेस है। और क्यों है ये लुईस बेस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है इसे, और ये क्या बना देता है, SbF5 माइनस। अब कितने लिए से 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 माइनस, किसकी तरह एक्ट कर रहा है, एज ए लुईस एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। फिर लुईस एसिड क्यों है लुईस एसिड, क्योंकि ये क्या कर रहा है, लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे जो ट्राई हैलाइड है, ट्राई हैलाइड जो टॉप के नाइट्रोजन, या वैसे जनरली यहाँ पे नाइट्रोजन अपना लोन पेयर नहीं देता। नाइट्रोजन लोन पेयर क्यों नहीं देता, नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड अगर हम लें, NF3 अगर हम लें, तो NF3 में क्या होता है कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो इजीली वैसे डोनेट करता नहीं है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन देता नहीं। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन के हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के कारण ये बॉन्ड को क्या कर लेता है, ये जो लोन पेयर है, लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, तो ये भी इजीली देता है। लेकिन क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट नहीं करता, यानी लुईस एसिड की तरह ये बिहेव नहीं करता। थोड़ा सा हम इसको एनालिटिक करें या ड्रास्टिक कंडीशन बनाएं तो यहाँ से लोन पेयर हम डोनेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे एक्सेप्ट ऑफ नाइट्रोजन कंपाउंड इन हैलोजन, नाइट्रोजन कंपाउंड है, नाइट्रोजन कंपाउंड जो हैलोजन, नाइट्रोजन के जो हैलोजन कंपाउंड है उनको छोड़ के जो अदर कंपाउंड, जैसा हमने देखा एंटीमनी क्या करता है, एक लुईस बेस एक्सेप्ट कर लेता है और क्या बना देता है, लुईस एसिड बना देता है। तो ये भी इसका नेचर है, और ये नेचर टॉप टू बॉटम क्या होता है, डिक्रीज होता है, यानी कि एसिडिक जो स्ट्रेंथ है, जो लुईस एसिडिक इनकी प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होती है, यानी ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और ऐसा क्यों होता है, क्यों करते हैं, क्योंकि इनमें क्या होती है, इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल आ जाती है। नाइट्रोजन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती, लेकिन बाकियों में क्या होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है। तो वो जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएंगे वो किस ऑर्बिटल में आ जाएंगे, इनकी डी ऑर्बिटल में आ जाएगा। अब
नाइट्रोजन में तो डी ऑर्बिटल है नहीं, स्मॉल साइज है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर नहीं सकता क्योंकि रिपल्शन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इसलिए वो एज ए लुईस एसिड एक्ट नहीं करता। लेकिन जो अदर कंपाउंड है वो क्योंकि उनमें डी ऑर्बिटल वैकेंट डी ऑर्बिटल है, वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण वो क्या कर लेते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल के कारण वो एज ए लुईस एसिड भी एक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में जो हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पेंटालाइड के बारे में पढ़ेंगे। और एक चीज़ और बताऊंगा मैं आपको इनके बारे में थोड़ा सा, कि जैसे NF3 है या हमने NCl3 या PF3 वगैरह, इनका हाइड्रोलाइसिस हम कैसे करेंगे या इनका हाइड्रोलाइसिस होता है या नहीं होता, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को इसमें बताऊंगा भी कि कैसे इसमें होता है। तो आज के लिए इतना बहुत है, ओके।